सॉल्यूशन यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसका नाम है वेंटो फैक्टर। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। वेंटो फैक्टर पढ़ने से पहले हमें इसका कारण जानना होगा कि वेंटो फैक्टर पढ़ना ही क्यों है। क्योंकि चैप्टर अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन यूनिट खत्म हो चुकी है, लेकिन लास्ट में जहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वहां पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसका सॉल्यूशन है किसके पास? वेंटो फैक्टर के पास। तो चलें पहले एक चीज को समझते हैं। इस टॉपिक से पहले उस चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे वो चैलेंज क्या है और कैसे वेंटो फैक्टर उस चैलेंज को ओवरकम करता है। चलिए, आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों पढ़ी थी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। उसमें आप पहले assumptions को रिवाइज करें। assumptions इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें कुछ assumptions हैं, उसको पहले आप रिवाइज करेंगे, समझेंगे। उसके बाद मैं एक प्रॉब्लम की बात करूंगा और उसके बाद हम समझेंगे कि वेंटो फैक्टर उसको कैसे खत्म करता है। ठीक है, चलिए। अगर आपको याद हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, तो उसमें यह पढ़ाया गया था कि सॉल्यूशन की, डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जिसकी डिपेंडेंसी सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे है, उसके नेचर पे नहीं है। मतलब सॉल्यूट कैसा है, कौन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझते हैं। लेकिन इनको फर्क पड़ता है किससे? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर से, उसके अमाउंट से। ये चीज आप सब जानते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सारी बातें हो चुकी हैं। चारों में बेस्ट कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात भी हो चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा, उन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें कॉमन है। क्या? कि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल लेंगे। सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। द फर्स्ट assumption is solute must be non volatile। सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। आप सॉल्यूशन बनाते वक्त, इस टॉपिक को पढ़ते वक्त, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते वक्त सोल्यूट जो आप डाल रहे हैं चारों प्रॉपर्टीज में वो नॉन वोलेटाइल है। दूसरा assumption, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं, तो सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। आपका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, एक assumption और है और यही है सबसे मजेदार वाली assumption, और इसी से मैं शुरू करूंगा आज का मेन टॉपिक, इस चैप्टर का मेन टॉपिक, विच इज वेंटो फैक्टर। ध्यान से समझना। तीसरा assumption ये है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स जितने भी वो हैं 50, 60, 70, जितने भी पार्टिकल्स आपने हाथों में रखे हुए हैं, जब आप उसको सोलवेंट में गिराते हैं, मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो पार्टिकल्स की संख्या आपके हाथों में थी, सॉल्यूशन में भी वही संख्या होनी चाहिए। ये assumption है। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद चेंज नहीं होने चाहिए। सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो नंबर आपने गिराया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो नंबर वही रहेगा, ये मान के चले हैं। क्योंकि सोच के देखें, अगर नंबर चेंज हो गया अंदर जाकर, मानिए कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आपने 50 पार्टिकल्स अंदर डाले सॉल्वेंट में, और सॉल्यूशन बनते हुए 50 पार्टिकल्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होने लगे, मतलब टूटने लगे, डिसोसिएट होने लगे। डिसोसिएट इज द राइट वर्ड, ठीक है, टूटने लगे। तो जो नंबर है वो बढ़ने लग गया पार्टिकल्स का। नंबर बढ़ जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी बदल जाएगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का पर्पस क्या है? आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। Why we are studying colligative properties? What is the main purpose of colligative property? आपको पता है एक सोल्यूट का मोलर मास निकाला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, बिना उसका फॉर्मूला जाने। ऐसा ही था ना?
अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी वैल्यू में एरर आ गया, तो मोलर मास जो आपने उसके थ्रू निकाला है उसमें भी एरर होगा, तो मोलर मास करेक्ट नहीं होगा। इसलिए जो थर्ड अजम्पशन है वो ये है कि नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सोल्यूट मस्ट नीदर अंडरगो डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो ना तो वो डिसोसिएशन करे और ना ही वो एसोसिएशन करे। एक लाइन में लिख देता हूं, एक सेकेंड। और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप डब्बे में डाल लो, मतलब ये हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, आपकी मर्जी। तो डब्बो, आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डब्बों में जो पार्ट में करवाता हूं वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सोल्यूट ना तो एसोसिएट करे और ना ही डिसोसिएट करे सॉल्यूशन में जाने के बाद। ये हैं 3 अजम्पशंस जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, अगर आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो ये 3 अजम्पशंस मानकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं। अब आप ये कहोगे कि सर जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको मैं मैनेज कर सकता हूं, ये तो सर मैनेजेबल है, इसको मैं मैनेज कर सकता हूं कि सोल्यूट मेरे हाथों में है ना, मैं देखूंगा वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट रहना चाहिए सर, वो भी मैं मैनेज कर सकता हूं, ठीक है सर, अजम्पशन है ना, ये मैं चीज ऑलवेज मैनेज कर सकता हूं। लेकिन जो आपने थर्ड पॉइंट लिखवाया सर कि सोल्यूट अंदर जाने के बाद ना डिसोशिएट करे ना एसोसिएट करे, मतलब नंबर अपना चेंज ना करे, तो मेरे हाथों से निकलने के बाद सोल्यूट पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब अगर अंदर एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो सर मैं ये कह रहा हूं कि थर्ड जो अजम्पशन है वो मैनेजेबल नहीं है। आप समझे, अगर आपसे ये मैनेज नहीं हो पाएगा कि सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो ना हो, अगर ये आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो थर्ड अजम्पशन की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। मतलब अगर आपका सोल्यूट डिसोसिएट एसोसिएट हो गया, मानिए हो गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज गलत निकल कर आएगी, उसकी वैल्यू जो है वो गलत निकल कर आएगी, क्योंकि हम ये मान के चले हैं ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है। आई एम टेकिंग टाइम इन दिस ताकि मैं हर एक बच्चे के दिमाग में पहुंचा सकूं कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि सोल्यूट अगर एसोसिएट डिसोसिएट हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये मान के चलते हैं कि वो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां से स्टार्ट करते हैं, पिछली चीज भी रिवाइज हो जाएगी। सपोज करिए आपने सोल्यूट सोलवेंट में डाला और वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है, उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, होंगे ना, बिल्कुल होंगे। चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी, है ना। तो हम इस चीज को मैनेज करने के लिए वेंटो फैक्टर पढ़ते हैं। यहां से हमें ये बात समझ में आई कि वेंटो फैक्टर की जो शुरुआत है वो यहां से है, जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं कि सोल्यूट एसोसिएट डिसोसिएट अगर हुआ तो नंबर चेंज हो जाएंगे पार्टिकल्स का, और फिर प्रॉब्लम आएगी ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए हम वेंटो फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम समझ में आ गई? उसका सॉल्यूशन यही है ना कि अगर मुझे पता लग जाए कि सोल्यूट अंदर जाने के बाद कितना एसोसिएट होगा कितना डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अंदाजा मुझे पहले से होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइनली कितने होने वाले हैं। तो फिर मैं उसी को कंसीडर करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सोल्व करूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात? तो वेंटो फैक्टर हमें क्या बताता है, चले मेन टॉपिक पे चलते हैं। वेंटो फैक्टर हमें बताता है बच्चों, वेंटो फैक्टर हमें बताता है कि सोल्यूट अंदर जाकर कितना एसोसिएट या कितना डिसोसिएट होगा, उसकी हद को वेंटो फैक्टर बताता है। मींस इट डिटरमाइंस एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन
ऑफ अ सोल्यूट। ठीक बात। ये सोल्यूट के एसोसिएशन और डिसोसिएशन की हद को बताता है, वो वेंटो फैक्टर होता है बच्चों। उसका सिंबल होता है स्मॉल आई। तो स्मॉल आई हम इसको लिखते हैं। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है कि सोल्यूट अगर अंदर जाकर एसोसिएट डिसोसिएट हुआ तो वो कितना एसोसिएशन है या कितना डिसोसिएशन है, उसकी हद को वेंटो फैक्टर बताता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, जो मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, हिंदी अच्छी है, तो मैं कह रहा हूं कि सोल्यूट की हद निकालनी है कि वो कितना टूटेगा या कितना जुड़ेगा, मतलब कितना डिसोसिएट होगा कितना एसोसिएट होगा, इसकी हद को वेंटो फैक्टर बताता है। अब अगर आपका ठीक ठाक इंग्लिश है, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं आपकी इंग्लिश ठीक है, तो इस लाइन से ही हम आई का फॉर्मूला अज्यूम कर सकते हैं कि आई का फॉर्मूला क्या पाएगा। वेंटो फैक्टर ने हमें क्या फॉर्मूला दिया होगा, हमें इस लाइन से पता लग जाएगा। देखो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि आपको एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन बताएगा। एक बात, आई जो है वो होना चाहिए कितने पार्टिकल्स आपने सोल्यूट के डाले, ये पता होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स टेकन इनिशियली, राइट। और गिरने के बाद वो कितने हो गए हैं अंदर जाके। मान लीजिए 50 पार्टिकल्स मैंने ऊपर से डाले और अंदर जाने के बाद वो 120 हो गए, तो न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा कि वो 120 हो गए, और इसी फ्रैक्शन को बोलेंगे हद, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, ऊपर आएगा अब कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, अब मतलब आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेंटो फैक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा प्रॉपर लाइन में लिख देते हैं, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेंटो फैक्टर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छा करने के लिए, और बेटर समझने के लिए एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, एक प्रॉब्लम देखते हैं। मैंने कहा कि आपके पास 500 पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, वो आपने डाले सॉल्यूशन बनाने के लिए, एडिड टू मेक अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब उन 500 पार्टिकल्स में से 100 पार्टिकल्स ऐसे थे, ऐसा कहा गया 100 आउट ऑफ 500 पार्टिकल्स गेट डिसोसिएटेड। जो 100 पार्टिकल्स थे 500 में से, जो 100 पार्टिकल्स हैं वो टूटने शुरू हो गए, टूट कर हो गए 250 पार्टिकल्स। तो कहा किसी ने वेंटो फैक्टर यानी हद बताइए डिसोसिएशन की, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। एक बार क्वेश्चन नोट करें, इसमें कहा गया है कि 500 पार्टिकल्स सोल्यूट के ऐड किए गए हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, और उसमें से 100 पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए। ठीक है, तो आपको यह बताना है वेंटो फैक्टर क्या होगा। अच्छा, 100 पार्टिकल्स जो थे जो डिसोसिएट हुए, वो 100 पार्टिकल्स अब 100 ना रह के 250 हो गए, टूटे हैं तो नंबर तो बड़ा ही होगा, तो वेंटो फैक्टर निकालना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिस वे से मैं आपको वेंटो फैक्टर पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगा। और ये काफी बच्चों की समस्या है ये टॉपिक। ठीक है, इसलिए इसकी स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। क्लासरूम वीडियो इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है वेंटो फैक्टर की। साथ साथ आराम से थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि मैं समझ रहे हैं आप, बिल्कुल जो डफर बच्चा अपने आप को मान रहा है कि उसको कुछ नहीं आता है, उसके भी दिमाग में पहुंचाना चाहते हैं कि वेंटो फैक्टर कितना आसान है। ठीक है, तरीका क्या होता है पढ़ाने का उसको। ठीक है, तो ये है वेंटो फैक्टर निकालने का एक क्वेश्चन। अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे सर जो आई है उसमें जो नीचे आता है डिनोमिनेटर, आपने बताया कि कितने पार्टिकल्स लिए गए हैं वो आपको रखने हैं। तो हमने कितने पार्टिकल्स लिए हैं बच्चों इस प्रॉब्लम में,
हमने लिए हैं सर 500 पार्टिकल्स, मैंने यहां रख दिया 500। ओके, अब 500 में से 100 पार्टिकल्स क्या बन गए, 250 पार्टिकल्स। ऊपर हम रखते हैं टोटल पार्टिकल्स अब कितने हैं, ठीक है। तो 500 में से जो 100 थे वो तो बन गए 250, लेकिन हमें रखने हैं टोटल पार्टिकल्स, तो जो 400 है वो भी तो काउंट होंगे, बेशक वो नहीं टूटे हैं तो पार्टिकल का नंबर ही। तो 250 प्लस जो नहीं टूटे अनडिसोसिएटेड वो है 400। इसको सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 650 बाय 500 और लगभग लगभग दिस वुड बी 1.3। यहां पे जो आई आएगा वो 1.3 आ जाएगा, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। आया समझ में, आपको ये क्लियर हुआ, 250 प्लस 400, ठीक है, क्योंकि हमें रखने अब कितने पार्टिकल्स हो गए। तो ये है वेंटो फैक्टर समझने का एक बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, इस फॉर्मूले को देखो दोबारा, मैंने आई का आपको ये फॉर्मूला बताया है, तो प्रॉब्लम कहां आएगी, आपको क्लियर हो गया ना। प्रॉब्लम आएगी जब सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होगा, सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होगा, उस केस में क्या, उस केस में यह है कि हम वेंटो फैक्टर पढ़ते हैं, वेंटो फैक्टर हमें समझा देता है कि कितना एसोसिएशन या कितना डिसोसिएशन होगा। आपको इस प्रॉब्लम से समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं कह रहा था इस फॉर्मूले को दोबारा देखते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं। तो हमने अभी पढ़ा जो आई होता है उसका फॉर्मूला होता है कि पहले कितने पार्टिकल्स थे सॉल्यूट के, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकन, और ऊपर अब कितने हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। सोचकर बताना बच्चों, इस फॉर्मूले से आपको सबको पता है कि आई की 3 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। इफ दिस इज ए फ्रैक्शनल फॉर्मूला तो आई की 3 वैल्यूज हो सकती हैं कि आई 1 के बराबर हो सकता है, आई 1 से बड़ा हो सकता है, और आई 1 से छोटा हो सकता है। आई कुड बी 1, आई कुड बी ग्रेटर देन 1, और आई कुड बी लेस देन 1। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, मैथ्स का ही थोड़ा सा काम है यहां पर। अब फ्रैक्शन फॉर्मूला को अगर आप देखें तो आई की वैल्यू 1 कब आएगी, फ्रैक्शन 1 कब आता है, फ्रैक्शन तब 1 आता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, है ना। तो आई की वैल्यू 1 कब आएगी, वो तब आएगी जब जितने पार्टिकल्स आपने डाले हैं वो उतने ही रहें, मतलब आपने 50 डाले हैं तो 50 ही रहें, 100 डाले हैं तो 100 ही रहें। इसका मतलब जब आई की वैल्यू 1 होती है तो ना एसोसिएशन हुआ है ना डिसोसिएशन हुआ है, ना तो डिसोसिएशन हुआ है और ना ही एसोसिएशन हुआ है। आई की वैल्यू 1 का मतलब तो यही है, ना तो डिसोसिएशन हुआ है ना तो एसोसिएशन हुआ है। अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, सोचो फ्रैक्शन को देखो, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी कब आती है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मतलब जितने पार्टिकल्स आपने डाले, मान लीजिए 100 डाले, तब वो 100 से ज्यादा हो जाएंगे, तभी तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा आएगा, समझ रहे हैं। तो बताइए डिसोसिएशन में पार्टिकल्स ज्यादा होते होंगे सॉल्यूशन में कि एसोसिएशन में ज्यादा होते हैं, डिसोसिएशन में ज्यादा होते हैं। आप मेरी बात समझ गए। अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है इसका मतलब सोल्यूट डिसोसिएशन किया है। सिमिलरली लेस देन 1 आने का यही कारण होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी जितने पार्टिकल्स आपने डाले हैं अब उससे कम हो गए, और पार्टिकल्स की संख्या तभी कम होगी जब वो एसोसिएट होंगे, जब आपस में जुड़ेंगे तब नंबर कम हो जाता है। इसका मतलब हुआ सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। एक बार आप इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, आया समझ में।
मुझे पता है ये बात आगे बतानी होती है, लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट हैं, अपने आप को आप लूज मत समझिए, लूजर मत समझिए कि फॉर्मूला आपके सामने है, फ्रैक्शन फॉर्मूला, और ये चीज आपको बाद में बतानी पड़े। नहीं नहीं, ये तो मूर्खता होगी। ठीक है, तो मैंने ये आपको शुरू में ही बता दिया। आई की वैल्यू 1 कब होगी, ग्रेटर देन 1 कब होगी, लेस देन 1 कब होगी। आप समझा भी सकते हैं किसी को भी यार, है ना, फॉर्मूला अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो, अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें दो केस समझने हैं, एक तो डिसोसिएशन का केस और एक एसोसिएशन का केस, क्योंकि ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन ही मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में यही दो केस हैं जहां पार्टिकल्स का नंबर चेंज होगा। पार्टिकल्स का नंबर चेंज हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसकी एरर आ जाएगा उसमें, और जो मोलर मास वो निकाल के देगा वो भी गलत होगा। नॉर्मल मोलर मास नहीं कहेंगे उसको, एबनॉर्मल कहेंगे, वो आगे की बात है। फिलहाल आप समझ गए ना, वेंटो फैक्टर में हमें दो केस पढ़ने, केस ऑफ डिसोसिएशन एंड केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो चले, तो हम शुरू करते हैं बच्चों, पहले केस ऑफ डिसोसिएशन। तो केस ऑफ डिसोसिएशन समझने के लिए पहले मैं एक लाइन लिखता हूं, आप मुझे बताना वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है पहले। ठीक है, तो मैंने लिखा, मुझे बताना, जब डिसोसिएशन होगा आपको क्या लगता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स का क्या होगा। मैं ब्लैंक देता हूं आपको, ठीक है, आप भरना इसको। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स का क्या होगा, वो इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे। ठीक है, और अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका क्या होगा। पहले तो आप यही बता दो मुझे, क्या लगता है आपको कि जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या होगा, वो सेम रहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 100 पार्टिकल्स डाले, डिसोसिएशन हुआ अंदर जाके, तो 100 ही रहेंगे क्या। मूर्ख हो, मूर्ख हो क्या। नहीं सर, मूर्ख नहीं है। मूर्ख नहीं है तो बताइए, 100 पार्टिकल्स अगर आप डालेंगे तो अंदर जाकर कितने हो जाएंगे। सर ये तो नहीं बता सकते कितने हो जाएंगे, लेकिन ये बता सकते हैं कि 100 से ज्यादा हो जाएंगे। तो लिखो ना, तो लिखिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। सिंपल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच्चों इंक्रीज हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी। अब चेंज होकर क्या हो जाएगी ये सोचना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे पहले से तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा आएगी पहले से, यानी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बड़े हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बड़ी है। कोई आपसे पूछेगा तो आप जवाब दे पाए यार, इसलिए लाइन लिखवाइए। अच्छा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन काम होता है मोलर मास निकालना सोल्यूट का, तो वो आपको क्या लगता है क्या आएगा। तो जो मोलर मास आएगा सोल्यूट का वो क्या आना चाहिए। पहले से छोटा या पहले से बड़ा, मोलर मास क्या आना चाहिए, मोलर मास। सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई है तो मोलर मास का क्या होगा। सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में और मोलर मास में क्या रिलेशन है बेटा, वो तो आप बताएंगे ना, आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो फॉर्मूले को जब एक्सपेंड करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सामने मोलर मास नहीं होता, नीचे होता है। जब आप फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं तो इन दोनों में ना इनवर्स रिलेशन होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है बच्चों, इनवर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर इंक्रीज हुई हैं तो आपको जो मोलर मास आएगा वो कम होकर आएगा। मतलब आना चाहिए तो सपोज करो 40, आ रहा है 30, यानी कम आ रहा है आपका मोलर मास, तो मोलर मास कम्स आउट टू बी स्मॉलर। और आप सब जानते हैं अगर आपका मोलर मास चेंज होके आ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, गलत वाला मास है। तो एब नॉर्मल मोलर मास मैं प्रोनाउंस कर सकता हूं। कोई बोलेगा आज के बाद आपको कि एब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है तो आप उसको समझा सकते हैं,
कि ट्रू वैल्यू से अलग वैल्यू आ रही है अगर मोलर मास की, तो वो होता है एबनॉर्मल मोलर मास। समझ गए? जैसे आप एक फॉर्मूला इमेजिन करें, NaCl। NaCl का मोलर मास है 58.5, Na का 23, Cl का 35.5, तो टोटल मोलिकुलर मास हो गया उसका 58.5, ठीक है, मोलर मास। तो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया चेक करने के लिए, देखते हैं मोलर मास क्या आता है। तो आपका मोलर मास आ रहा है, सपोज करें कि 30, आपका मोलर मास 30 आया ना, अलग आया ना 58.5 से। 58.5 ट्रू वैल्यू है, 30 क्या है? एबनॉर्मल वैल्यू, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? कोई आपसे पूछे डिसोसिएशन में पार्टिकल्स का क्या होता है? सर डिसोसिएशन में पार्टिकल्स बढ़ते हैं। गुड। डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू का क्या होता है? अरे सर अगर पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये भी सही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, तो मोलर मास सेम आएगा कि अलग आएगा? अलग आएगा सर। ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा सर, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इनवर्स रिलेशन, ठीक है। चलो, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो डिसोसिएशन को आगे लेके चलते हैं, समझते हैं इसको, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आओ ये और बताओ। तो अगर आप सपोज करो कि आपके पास एक सोल्यूट है, उसका नाम है X, उसका जो मोलर मास है वो है से 40, उसको पानी में ऐड किया और उसका फिर डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया? डिसोसिएशन। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, तो जो मोलर मास आप निकालोगे, अब कैलकुलेट किया जाएगा जो मोलर मास, वो छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? आपको जो मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास, वो 40 है। तो आपको नहीं पता, आपकी नॉलेज के अभाव में सोल्यूट जो है अंदर डिसोसिएट हो गया। आपको ऊपर से लग रहा है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर जाके क्या हो गया? डिसोसिएट। डिसोसिएट होने पर मोलर मास सेम निकल कर आएगा कैलकुलेशन के दौरान, या अलग आएगा? सर अलग आएगा, क्योंकि डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन, पार्टिकल्स की संख्या चेंज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज, तो मोलर मास भी चेंज। तो मोलर मास चेंज होकर आएगा, बढ़कर आएगा कि घटकर आएगा? सर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन में तो पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती है। मोलर मास पूछ रहे हो सर, वो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स होता है, तो ये स्मॉलर आएगी, स्मॉलर देन 40। ये तो हम अब बता सकते हैं, ठीक है। बोलो भाई। अब मैं क्या करूंगा, आप आगे सुनो, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कुछ चीजें लिखवा दी, आप इसको रीड कर लेना, बहुत बेसिक है। अब क्या है कि रियल प्रॉब्लम्स आएंगे जब न्यूमेरिकल जब आप करोगे, तो आई का फॉर्मूला लगाना होगा। तो मैं चाहता हूं कि डिसोसिएशन के केस में हम आई को अलग से फॉर्मुलेट कर लें, और एसोसिएशन के केस में हम आई को अलग से फॉर्मुलेट कर लें। और नाउ आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज, ये जो मैंने हेडिंग बनवाई थी, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव थी कि इस केस को, केस ऑफ डिसोसिएशन को, मैं ऐसे पढ़ा दूं आपको कि आपके सामने आई का फॉर्मूला हो डिसोसिएशन के लिए अलग और एसोसिएशन के लिए अलग, ताकि न्यूमेरिकल्स आपके फटाफट हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग यही रहेगी, ठीक है। हम डिसोसिएशन डिस्कस कर रहे हैं अभी, डिसोसिएशन। मुझे बताओ, मैं एक रिएक्शन लिखूंगा हाइपोथेटिकल, तो क्या आपको वो डिसोसिएशन लगती है? देखो मैं लिखता हूं, क्या लगता है ये डिसोसिएशन है? आपको लगता है ये डिसोसिएशन है? हाँ सर मेरे को लगता है। और जिनको नहीं लगता है बच्चों, वो मुझे ये बताए कि सपोज करो आपके पास H2 है और वो आगे जाकर 2H हो गया। ये तो सब बता सकते हैं ना कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, यानी एक मॉलिक्यूल H2 दो एटम्स में टूट गया। इसको कैसे पढ़ेंगे? दिस इज वन, देखो कोफिशिएंट 1 है इसका, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन।
ऐसे आप इसको देखो, ऐसा सही नहीं है। सपोज करो एक और एग्जांपल अपने पास S8, आगे जाकर क्या हो गया 8S, तो ये डिसोसिएशन तो है कि S8 के टुकड़े हुए और 8 अलग अलग एटम्स में टूट गया, तो ऐसा ही नहीं है ये। इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या हो रहा है यहां, आप कहेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ एन डिसोसिएट्स टू हाउ मेनी एटम्स, सर n एटम्स। किसके एटम्स हैं सर, A के। ये तो पढ़ सकते हैं। बच्चा सोचेगा क्यों करवा रहे हो सर आप ये, अरे मैं एक जनरल डिसोसिएशन लेके आपको वेंटो फैक्टर फॉर्मुलेट करवा रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा आप उसको सीधे क्रैम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस समझेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। इफ योर एम इज कॉम्पिटिशन, कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करना है तो बच्चों प्रोसेस समझना पड़ता है, सिर्फ रिजल्ट्स से हर बार काम नहीं चलता। तो फॉर्मूला क्या आया है, कई बार सिर्फ उससे काम नहीं चलता। वी नीड टू नो द फिनोमिना और द प्रोसेस बिहाइंड दैट फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये केस हो गया। मुझे बताओ, सपोज करो मैंने ना C या X या A या B कुछ भी मान लो, इतने पार्टिकल्स ले लिए किसके, एन के शुरुआत में। तो शुरुआत में तो डिसोसिएशन नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम अगर आपने पढ़ रखा है तो आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो डिसोसिएशन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं भी बताता हूं कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि C पार्टिकल्स मैंने इसके लिए शुरू में, तो ये तो अभी बना नहीं है। ठीक है, अब डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया इसका, AN का डिसोसिएशन। ये जो लाइन मैंने लिखी, मैंने लिखा आफ्टर डिसोसिएशन C में से C अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए। आई थिंक यू नो व्हाट इज C अल्फा। ठीक है, मैं भी बता भी दूंगा आपको C अल्फा कहां से आया, हालांकि 11th में आपने पढ़ रखा है। C पार्टिकल्स आपने लिए, उसमें से C अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो गए। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद करो, 500 पार्टिकल्स लिए, उसमें से 100 डिसोसिएट हो गए। ठीक है, अब जितना यहां से खत्म करते हैं हम उतना वहां बनाते हैं। यही लॉजिक था इक्विलिब्रियम का 11th क्लास में। तो C अल्फा यहां से खत्म हुआ, C अल्फा यहां बनेगा, लेकिन एक C अल्फा थोड़ी बनेंगे, N C अल्फा बनेंगे, क्योंकि N टुकड़े हैं। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे अगर यहां पर I पूछ लूं, I, आप मुझे बताओ I का फॉर्मूला क्या होता है, देखकर बता दो, या आ गया है आपको तो मुझे बताइए I का फॉर्मूला आपको क्या बताया है मैंने। I का फॉर्मूला आपने बताया है सर कि डिनोमिनेटर में लेना है कि कितने पार्टिकल्स, अब नहीं, कितने पार्टिकल्स आपने लिए डिनोमिनेटर में, कितने पार्टिकल्स मैंने लिए, मैंने लिए C पार्टिकल्स, तो मैंने यहां लिखा C। अब वो कितने हो गए आफ्टर डिसोसिएशन, है ना, डिसोसिएशन का केस है। तो डिसोसिएशन होने के बाद अब कितने पार्टिकल्स हैं, बताओ देखकर अब कितने पार्टिकल्स हैं। तो ये तो सर वो हैं जो बच गए, C माइनस C अल्फा, और ये वो हैं जो टूट कर बन गए, मतलब NC अल्फा। जिसको पूरी प्रॉब्लम याद है उसको पता है, C तो हो गए 500 पार्टिकल्स, क्वेश्चन निकाल लो वो एक बार, 500 पार्टिकल्स, और 500 में से 400 माइनस हो गए, सॉरी 500 में से 100 मैंने उस क्वेश्चन में डिसोसिएट करवा दिए, तो 400 बच गए ना। तो 400 भी तो लिया था मैंने, और 100 टूट के 250 बन गए। बात क्लियर, आपको बात क्लियर। व्हाट इज C माइनस C अल्फा रिप्रेजेंट्स, इतने टूटे ही नहीं। C माइनस C अल्फा इज द अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स, और NC अल्फा इज डिसोसिएटेड पार्टिकल्स। ये मैंने सम कर दिया तो टोटल पार्टिकल्स आ जाएंगे। कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर, ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं C, और उस C को नीचे वाले C से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आ गया सर 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ये आ गया बच्चों हमारा I। बात क्लियर, ये आ गया हमारा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। व्हाट इज अल्फा हियर, व्हाट इज अल्फा हियर, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं अलग से आपको अभी अल्फा बता देता हूं। बोर्ड्स के लिए तो इतना ही काफी है, लेकिन देखो अपने को कंपटीशन के क्वेश्चंस भी करने हैं, हर तरह के क्वेश्चंस करने हैं। +1 में अल्फा पढ़ ही रखा है, तो 2-4 मिनट अल्फा को भी दे देंगे। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जो मेन काम था हमारा वेंटो फैक्टर का, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। व्हाट इज N हियर, N उन पार्टिकल्स का नंबर है
जो डिसोसिएटेड दिख रहे हैं अब आपको। व्हाट इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिसोसिएशन? मैं कह सकता हूं कितने पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए। इस तरह भी नहीं तो आप इस तरह लिख लो, एन हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स थ्रू डिसोसिएशन। एक क्वेश्चन करवाता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि आपको ना एन निकालना है, आपको एन निकालना है, ठीक है, ताकि आपको एन क्लियर हो जाए एन क्या होता है। एक तो आप बता दो NaCl में, एक बता दो आप Al2SO4 होल थ्राइस में, एक बता दो आप K4FeCN6 में। आप मुझे ये बता दो कि इनके कितने कितने टुकड़े होंगे, और जितने भी टुकड़े होंगे वही एन की वैल्यू है। क्वेश्चन नोट करो भाई, किसी भी क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, क्योंकि यही लाइट क्वेश्चंस करवा करवा के मैं आगे कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, क्वेश्चन बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है अभी, तो मेन चीज है ये। तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर लेता हूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको तीनों केस में एन निकाल के बताना है, ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए ये एन होता क्या है। तो मुझे बताओ, NaCl के दो टुकड़े होंगे, सबको पता है। NaCl के दो टुकड़े होंगे, Na+ और Cl-। इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू 2 है। बात क्लियर? समझ में आ गया आपको एन क्या होता है? कि एक सोल्यूट पार्टिकल अपने कितने कंपोनेंट सेपरेट कर सकता है, दो सेपरेटेड नंबर्स आर एन, ठीक। अगले केस में अगर आप समझें Al2SO4 होल थ्राइस, यहां क्या हो रहा है? यहां सर दो Al हैं सर, और 3 SO4 हैं। चार्ज अगर आप दिखा सकते हो तो दिखा दो, Al पर +3 होता है, SO4 पर -2 होता है। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 5, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स हैं और 3 सल्फेट के पार्टिकल्स हैं, तो टोटल 5। क्लियर हो गया? ऐसे वाला भी सोल्यूट हो सकता है, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, अलग यूनिट है इसकी, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूं इसके टुकड़े कैसे होते हैं। अगर मुझे इसके टुकड़े करने हैं तो आप जानते हैं कि अगर फॉर्मूला बड़ा हो, ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि उसमें पॉजिटिव पार्ट होता है जितना, उतना नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो दोनों में से अगर आपने एक पार्ट को पहचान लिया, दूसरा पार्ट उसी के पैरेलल लिखना है। जैसे मैं K को जानता हूं, आप भी K को जानते हैं, K होता है पॉजिटिव, और ऐसे ऐसे 4 K। तो ये अंडरस्टूड है, दूसरा टुकड़ा जो है एंटिटी है, ये जो ब्रैकेट है, ये नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है सर? K के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वही उसका चार्ज है, क्योंकि 9th में मैंने पढ़ा है कि ऐसे क्रॉसिंग होती है चार्ज की, ठीक है। FeCN6 होल के ऊपर -4 है। कितने टुकड़े हो गए सर? 4 टुकड़े K के, एक टुकड़ा ये ब्रैकेट ही है, तो यहां पर भी n की वैल्यू 5 है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके भी टुकड़े कैसे निकालेंगे, n कैसे पता चलेगा। बोलिए, क्लियर है? क्लियर? ठीक है, फॉर्मूला आ गया समझ में, कैसे लाए आप 1 - अल्फा + n अल्फा। तो मैंने आपको सिखा दिया n कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक बार अल्फा की बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करवाता हूं इस फॉर्मूले के लिए, और फिर मैं आपको अल्फा अलग से चीज अल्फा के बारे में बता देता हूं, ठीक है। आओ क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड वेंटो फैक्टर इफ सोल्यूट जो कि है हमारा Na3PO4 is 90% dissociated in water। आपको कहा गया है कि आप वेंटो फैक्टर निकाल दो अगर Na3PO4 नाम का एक सोल्यूट पानी में जाकर 90% डिसोसिएट हो जाता है। तो केस तो आपको समझ में आ गया कि डिसोसिएशन का है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं बच्चों। तो बोलो भैया, आई का फॉर्मूला क्या होगा फॉर डिसोसिएशन?
फॉर डिसोसिएशन आई कितना होगा, बोलो भाई, आई होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। शुक्र ये है कि आप कैमरे के उस तरफ हैं, मतलब स्क्रीन के उस तरफ हैं। अगर आप सामने बैठे होते यू नो क्या क्या आपको सुनना पड़ता। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ पॉजिटिव बातें हैं मैं क्लास में जो करता हूँ, बच्चों को पता है जो मेरे से पढ़ा हुआ है कि तारीफ के पुल बांधता हूं मैं बच्चों के, अगर वो जवाब प्रॉपर नहीं देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आई का फॉर्मूला ये हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। तो सर मैं 1 की जगह 1 रखूंगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो किसी को पता ही नहीं था कि आप 1 की जगह 1 रखोगे। माइनस एल्फा, एल्फा क्या होना चाहिए सर? एल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बताओ ना कितना डिसोसिएशन हुआ है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिख रहा है या ऐसे हो जाऊं? दिख रहा है, ओके। कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? 90%। तो अल्फा आ गया 90%, 90 बाई 100। अच्छा जी, ये एन क्या होता है? एन, एन तो सर आसान है, टुकड़े करने होते हैं। इसमें 3 तो एन ए है और 1 PO4 है। ठीक है, ये एन ए का चार्ज हो गया, PO4 का चार्ज हो गया, टुकड़े हो गए 4, तो यहाँ एन की हो गई 4। और अल्फा तो सर 90 बाई 100 है ही। इसको अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आई हमारा आ जाएगा। आपको एक जादू दिखाऊं, देखना जादू देखना। ये वैल्यू ना जो भी आप निकालोगे ये 1 से बड़ी आएगी। देख रहे हो, बिना कैलकुलेट की बता दे रहा हूं मैं आपको कि 1 से बड़ी आएगी। अरे सिंपल है, अगर डिसोसिएशन है तो बताया तो था कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। इसको आप सोल्व कर लेना। ये कुछ हो जाएगा मेरे हिसाब से 1 प्लस 3 इंटू 90 बाई 100, और ये कुछ हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 9 से 27 बाई 10, 2.7, ये हो जाएगा 3.7 आया। क्वेश्चन में तो पता चल ही जाएगा कि आपको अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है। बोलिए, अगर आपको अल्फा अलग से पढ़ना है तो मैं अल्फा अलग से बता देता हूं। अल्फा होता है डिग्री ऑफ, इस टॉपिक में अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका जो फॉर्मूला होता है, अल्फा का भी एक अलग से फॉर्मूला होता है। अरे नाम से पता चल रहा है यार कितना डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जैसे आप आई का फॉर्मूला लिखते थे ना, नीचे क्या लिखते थे? कितने पार्टिकल्स आपने लिए, तो यहां पर भी वही है, नंबर ऑफ, अरे बोलो भैया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकन। कितने पार्टिकल्स लिए हों उसको हम नीचे लिखता है जी, नीचे लिखना है। आई में भी ऐसे करते थे, ऊपर आई में लिखते थे, आई वाले फॉर्मूले में ऊपर कि कितने पार्टिकल्स अब हो गए हैं आफ्टर डिसोसिएशन। यहां क्या लिखना है? कितने पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए हैं। मतलब अल्फा को यह नहीं चाहिए कि अब कितने हो गए हैं, अल्फा को बस ये चाहिए कि कितने डिसोसिएट हुए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन याद है जो अभी पीछे कुछ समय पहले हुआ कि 500 पार्टिकल्स लिए, तो यहां आ गया 500 में से 100 डिसोसिएट हुए, तो बस यहां 100 लिख देना है। इसको ये मतलब नहीं है कि 100 250 हुआ था। उस क्वेश्चन में 100 पार्टिकल्स क्या हो गए थे? 250। इसको मतलब नहीं है कि वो कितने हो गए, इसको मतलब है बस कितने टूटे। 500 में से 100 टूटे, तो यहां 500, यहां 100। यहां क्या आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड। ये होता है अल्फा, आप अलग से लिख लेना इसको। अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है, समझ गए ना? आई से अलग होता है। आई को टोटल पार्टिकल्स चाहिए होते हैं कि अब कितने हो गए, अल्फा को बस इतने चाहिए कितने पार्टिसिपेट हुए, मतलब कितनों ने टूटने में पार्टिसिपेट किया है। चलो ठीक है, अब इसमें केस है, एक क्वेश्चन मान लो या स्पेशल केस मान लो। ये नोट करने के बाद एक स्पेशल केस है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में दे देता हूं, लिखो क्वेश्चन ही मान लो इसको कि एक सॉल्यूट है एक्स नाम का, वो डिसोसिएशन करता है, अंडरगोज, लेकिन कंप्लीट करता है। कंप्लीट समझते हैं? कंप्लीट का मतलब होता है 100%। कंप्लीट का मतलब होता है 100%। 100% क्या करता है? 100 को ढंग से लिख देता हूं, एक सेकेंड। 100% करता है डिसोसिएशन।
तो कहा जा रहा है उसका वेंटो फैक्टर बताएं। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर ऐसे कहा जाएगा कि 60% डिसोसिएट हुआ है, 30% डिसोसिएट हुआ है, या सिर्फ 20% डिसोसिएट हुआ है, 90% डिसोसिएट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि पूरा ही टूट गया, और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि टूटा ही नहीं। वो तो हो गए ना, पिछले जितने भी प्रॉब्लम्स आपने पढ़े हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, उनमें यही तो है कि वो टूटा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स टूटे हैं, मैं बोल रहा हूं यहां पार्टिकल्स टूटे हैं। और कितने टूटे हैं? 100% टूटे हैं। तो कैसे निकालोगे वेंटो फैक्टर? तो आप कहोगे देखो सर, आई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल। 1 की जगह सर मैं 1 रखूंगा, इसके लिए आपने पीठ थपथपाई थी, ठीक है सर, 1 की जगह 1, वेरी गुड। एल्फा में रखूंगा सर 100/100, 100% होता है 100/100 मीन्स 1, क्योंकि जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, इसका मतलब अल्फा 1 है। ऑब्वियो 100/100 1 ही हो गया। अच्छा, एन मेरे को पता नहीं है क्योंकि इसने सोल्यूट बताया नहीं कौन सा है, और अल्फा यहां पर अगेन 1 हो गया, ये 1 से 1 कट गया, एन आ गया। आई जो है वो एन निकल कर आता है जब कंप्लीट डिसोसिएशन। इस बात को अगर आप याद रख सकते हैं तो याद कर लो, ये तो मेन चीज है, यू शुड नो द मेन फॉर्मूला, देन वट एवर द सिचुएशन इज हम कर लेंगे सर। चाहे 90% डिसोसिएशन का क्वेश्चन हो पिछली बार की तरह, चाहे 100% का हो, फॉर्मूला आता है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इस फॉर्मूले के पीछे की स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको भी रिवाइज करिएगा जैसे मैंने आपको करवाया, ठीक है, कर लेंगे। तो ये हो गया सारा केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं केस ऑफ एसोसिएशन। तो आप सब जानते हैं कि एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होते हैं और वो इंक्रीज नहीं होते। इस बार एसोसिएशन में पार्टिकल्स क्योंकि आपस में जुड़ रहे हैं तो पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या होता है और मोलर मास का क्या होता है, एक बार वो लाइन यहां पर लिख लेते हैं जैसे डिसोसिएशन में लिखवाया था। तो मुझे बता दो, ये लिख लेते हैं, अब ब्लैंक भर देना कि जब एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या होता है, वो इंक्रीज होते हैं एसोसिएशन में या डिक्रीज होते हैं, या आप कह रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ता है? यही बता दो पहले सर। एसोसिएशन में ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होते हैं, इतना भी डफर नहीं हूं सर, मतलब कुछ तो है, आप ये मान रहे हो, ठीक है। कोई कभी कभी सच्चाई बोल देनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ तो शुक्र मनाओ कि यहां नहीं हो सामने, समझ गए ना। हाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, किसमें? एसोसिएशन में। जब आप एसोसिएशन करते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से मुझे बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी वो बदलेगी कि वही रहेगी? पार्टिकल्स तो बदल रहे हैं। तो सर क्या बात कर रहे हो सर, पार्टिकल्स बदल रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदलेगी। पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर आप पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं इस सिनेरियो में तो वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इसमें डिक्रीज होगी। अगर वैल्यू डिक्रीज होगी बच्चों तो मुझे बताओ मोलर मास क्या आएगा? मोलर मास वुड बी, बताइए, स्मॉलर वैल्यू आएगी उसकी पहले से, जो आनी चाहिए उससे कम वैल्यू आएगी, कि जो आनी चाहिए उससे ज्यादा वैल्यू आएगी, या वही वैल्यू आ जाएगी जो आनी चाहिए, यानी ट्रू वैल्यू ही आएगी क्या? नहीं सर, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल गई है तो मोलर मास भी बदल कर आएगा। अब बताओ कम आएगा कि ज्यादा आएगा? सर मैं इतना डफर भी नहीं हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज हो रही है सर तो मोलर मास बड़ा आएगा। कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में और मोलर मास में सर अभी आपने बताया, मैंने नहीं, किसी और ने बताया, उसको किसी और ने बताया, उसको किसी और ने बताया, तो ऐसे प्रथा चलते चलते मेरे को मेरे टीचर ने बताया, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कम हो रही है तो मोलर मास बड़ा आएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो मोलर मास वुड बी क्या? ग्रेटर।
और आप जानते हैं ये जो मोलर मास होगा ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये एरर वाला है। दिस इज एबनॉर्मल मोलर मास। बात क्लियर है? कैसे बता पाए आप ये? क्योंकि आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में और मोलर मास में इनवर्स रिलेशन होता है। आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी आपको यह क्लियर हो गया कि जब डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन, उसमें मोलर मास कम आता है, यानी एबनॉर्मल मोलर मास कम होता है, और एसोसिएशन में एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा होता है। डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये सीक्वेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपको एसोसिएशन का केस कंसिडर करना हो तो मैं एक रिएक्शन का सीक्वेंस लिख रहा हूं, मुझे बताना क्या वो एसोसिएशन माना जा सकता है। मैंने लिखा n एटम्स ऑफ ए गिव्स अस an। बताओ क्या ये एसोसिएशन मान सकते हैं? हाँ सर। पिछला अगर मेरे को आता है सर, पीछे आपने बताया था कि यहां an है, यानी वन मॉलिक्यूल इतने में कन्वर्ट हो गया, डिसोसिएट्स है सर। ये तो इनवर्स रिवर्स लिखा हुआ है ना बच्चों, मैंने एसोसिएशन ही तो हो गया। कैसे पढ़ेंगे इसको? सर इसको पढ़ेंगे n एटम्स। यस, n एटम्स हैं ये, किसके सर? ए के। फिर वो आपस में जुड़े सर, क्योंकि ये वन है ना तो ये जुड़े ही होंगे। ये वन बन गया an, कोफिशिएंट देखना चाहिए हमेशा। तो n एटम्स ऑफ ए एसोसिएट्स टू बिकम वन मॉलिक्यूल ऑफ an। ठीक बात, ये होता है एसोसिएशन वाला केस। ठीक है, अभी कौन सा करवा दिया? अभी तो एक रिएक्शन सीक्वेंस लिखी है। ठीक है, तो मुझे बताओ, जैसे डिसोसिएशन किया था कि जितने पार्टिकल्स आप लेते हो उतने ही थोड़ी रहते हैं। तो सपोज करो आपने सी पार्टिकल्स लिए, तो उस टाइम पे तो आपने सॉल्यूशन में डाला नहीं है, तो ये तो शून्य है ही नहीं। हाँ, जब एसोसिएशन हो जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन, तो क्या सारे एसोसिएट होते हैं? होते भी होंगे सर, होते भी होंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ नहीं होते होंगे। तो सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हाँ पूछो, कि अगर सारे एसोसिएट हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आप ये मान के चलोगे ना कि सारे एसोसिएट नहीं हो रहे, और वो मान के इक्वेशन बनाओगे, तो उस इक्वेशन में वो क्वेश्चन भी हो जाएगा अगर सारे हुए तो। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने जितने पार्टिकल्स लिए थे उसमें से कुछ पार्टिकल्स एसोसिएट हो गए सी अल्फा, और जितने यहां लिखते हैं उतने यहां लिखने पड़ते हैं। तो मैंने लिखा सी अल्फा, बस n से डिवाइड करना है क्योंकि ये n एक है। n, आप n एटम्स में से सी अल्फा निकल रहा है, तो 1 जब सामने बनेगा तो सी अल्फा बाय n होगा। समझ रहे हैं ना आप? मैं कह रहा हूं कि 2H गिव्स अस H2। अगर x है ये 0 है, और x में से यहां पर आप मान लो y माइनस करते हो, तो यहां पर बनेगा y बाय 2, है ना? और अगर यहां 2 लिखा होता तो y ही होता। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कोफिशिएंट्स से मेरे को उम्मीद है आपको इतना इक्विलिब्रियम आता है कि मैं समझ गया सर कि यहाँ सी अल्फा माइनस हुआ तो यहाँ सी अल्फा बना, लेकिन बाय एन क्यों है? क्योंकि 1 है और ये n है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से क्या वेंटो फैक्टर बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकता हूं। वेंटो फैक्टर का मुझे फॉर्मूला आता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आता है। बताओ क्या फॉर्मूला होता है आई का? आई का फॉर्मूला होता है सर, नीचे आते हैं कितने पार्टिकल्स आपने लिए। अच्छा मैंने लिए बेटा सी पार्टिकल्स, तो नीचे आ गए सी। ठीक है सर, ऊपर आते हैं सर कितने पार्टिकल्स अब हो गए हैं आफ्टर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन हो गए हैं, ये तो वो पार्टिकल्स है जिनका कुछ नहीं हुआ, सी माइनस सी अल्फा, और ये रहे वो एसोसिएटेड सी अल्फा बाय एन। सारे गिने जाते हैं ना बेटा, चाहे पार्टिसिपेट करे चाहे ना करे, हमें तो लिखने होते हैं टोटल पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो मैंने टोटल लिख दिए, बचे हुए ये भी और बने हुए ये भी। तो सी कॉमन आ रहा है तो ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों आई का। आया? देखो ये फॉर्मूला आया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ये होता है आई। अल्फा क्या है बच्चों यहां? तो यहां पर अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन,
वो डिसोसिएशन था, ये एसोसिएशन है, बस इतना ही फर्क है। एन हो गया कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। फिर न्यूमेरिकल्स आपको मैं अलग लेक्चर वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर हम यहां पर एक बार खत्म कर देंगे। केस ऑफ डिसोसिएशन करवा दिया आपको, केस ऑफ एसोसिएशन। इसको अच्छे से करना, क्योंकि इसके बाद जो मैं प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वो तभी समझ में आएंगे जब ये सब आएगा, ठीक है। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं एसोसिएशन का। मैंने कहा बेंजीन है या बेंजोइक एसिड है, उसका ना 60% डाइमेरिजेशन हुआ बेंजीन के अंदर। कहा गया वेंटो फैक्टर निकाल लो। क्या आपको इस क्वेश्चन से लग रहा है ये क्वेश्चन एसोसिएशन का है? हाँ सर, क्योंकि ये जो वर्ड है ना सर डाइमेरिजेशन, इसका मतलब होता है टू पार्टिकल्स, डाइमर यानी टू पार्टिकल्स, टू यूनिट्स आर एसोसिएटेड। इसका मतलब होता है सर टू पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड, ठीक है। तो अगर टू पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो ये तो कंफर्म्ड है कि एन की वैल्यू 2 है। फॉर्मूला देखते हैं, आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। 1 माइनस एल्फा, वट इज एल्फा सर 60%, तो 60 बाय 100 प्लस एल्फा, एल्फा 60 बाय 100 और बाय एन है, तो एन कितना है 2। इसको सोल्व कर लेना, 1 माइनस 60 बाय 100 और ये हो गया 60 बाय 200। मैजिक देखना मेरा, आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। क्या कह रहे हो आप? सर ये मैजिक नहीं है सर, हमें भी पता है एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से छोटी होती है सर। गुड, ये आप इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा कुछ 1 माइनस मेरे हिसाब से 60 बाय 200 और ये एलसीएम लेके हो जाएगा 200 माइनस 60 140 बाय से 200 और मेरे हिसाब से हो जाएगा 0.7। आप चेक कर लेना, पाई की वैल्यू 1 से छोटी आ गई, विच इज 0.7, ठीक है। हाँ, तो लेक्चर फिनिश करने से पहले मैं आपको वहां पहुंचा देता हूं जहां से कल के लेक्चर में इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। वहां पहुंचा देते। मुझे उम्मीद है कि इतना पढ़ाया हुआ आप सबको क्लियर है, विद लॉजिक, विद फिनोमिना, विद प्रोसेस, विद कॉन्सेप्ट। आपको वेंटो फैक्टर यहां तक क्लियर है। मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि वेंटो फैक्टर क्यों पढ़ रहे हैं। उस शुरुआत को देने के बाद आपको 2 केस समझाए गए हैं जहां प्रॉब्लम आती है डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वंस आई कैलकुलेट हो गया, वंस आपने वेंटो फैक्टर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो आप बस कुछ नहीं करना। आप जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी ना आपकी, उसमें आई को इंट्रोड्यूस करना है और अब सही रिजल्ट आएगा। पहले सही रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आई रखने से क्या होगा कि अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हुआ भी होगा ना, तो आई जो है अब उसकी वैल्यू रखता होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई एरर अब नहीं आएगा। तो वंस आई इज कैलकुलेटेड इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक बार चारों प्रॉपर्टीज मुझे बताना कौन कौन सी हैं सर। पी नोड ए माइनस पी ए बाय पी नोड ए सर इज इक्वल टू एक्स बी। वहां पर आई इंट्रोड्यूस कर दो, और इसी साइड इसलिए करना है क्योंकि कैलकुलेशन इधर ही है, इधर कैलकुलेशन नहीं है, इधर है कैलकुलेशन, आई एक्स बी। और जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा टी बी, वो हो जाएगा बच्चों आई के बी एम। और जो तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ एम, वहां हो जाएगा आई के एफ एम। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो हो जाएगा आई सी आर टी। अब मैं ये कह रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप न्यूमेरिकल देखोगे अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, तो आप जब जिस भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वहां सोल्व कर रहे होंगे वहां आई लगाना। तो सर मान लो आई वाला क्वेश्चन ही नहीं हुआ, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और वही फॉर्मूले वापस आ जाएंगे जो आपने पहले पढ़े थे। लेकिन आई वाला क्वेश्चन हुआ अगर,
और तुमने आई नहीं लिखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि आई लिखने से क्या होता है, आपको हमेशा डाउट रहेगा सवाल पे कि कहीं ये आई वाला क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं ये एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला तो नहीं है ना। और अगर वो नहीं है तो आई की वैल्यू 1 रख कर फॉर्मूला पुराने वाला हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट है वो। मैं यही चाहूंगा कि आगे से आप जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन देखें तो आप आई के साथ लिखना। पहला स्टेप यही हो कि आप फॉर्मूला लिखें और उसमें आई दिखे। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैंने आई का फॉर्मूला ऐसे कुछ पढ़ा है, मोलर मास, नॉर्मल, एब नॉर्मल, वो भी कुछ बताओ। वो क्या है वो बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। मुझे बताओ आई की वैल्यू 1 से बड़ी कब आती है, डिसोसिएशन। 1 से छोटी कब आती है, एसोसिएशन। और 1 कब आती है, जब ना ही एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन। तो मुझे बताओ पहले डिसोसिएशन अज्यूम करो, नोट नहीं करना अभी, ठीक है। इमेजिन करो डिसोसिएशन है और उसमें आई की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। और एक बात और बताओ, उसमें आपको पता भी होगा जो मोलर मास आता है एब नॉर्मल, वो कम आता है। याद है ना आपको, डिसोसिएशन पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी और मोलर मास कम आएगा। एब नॉर्मल मोलर मास कम होता है। तो आपको क्लियर है ना कि जब मैं नॉर्मल मोलर मास और एब नॉर्मल मोलर मास का रेशो बनाऊंगा तो ऊपर नॉर्मल मोलर मास लिखूं या ऊपर एब नॉर्मल लिखूं, नीचे नॉर्मल लिखूं। आई केवल 1 से बड़ी होनी चाहिए। सर 1 से बड़ी होनी चाहिए तो न्यूमरेटर बड़ा रखो। न्यूमरेटर बड़ा कौन होगा, नॉर्मल मोलर मास। बात मेरी समझ में आई क्या? आई का फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नॉर्मल मोलर मास ऊपर और एब नॉर्मल मोलर मास नीचे। क्योंकि डिसोसिएशन का केस होगा तो ये वाला मास बड़ा होगा, और एसोसिएशन का केस होगा तो ये वाला मास बड़ा होगा, है ना। और इस फॉर्मूले से आई की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 होगी और एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होगी। और इसी तरीके से मैं क्या ये भी लिख सकता हूं कि आई इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे आ जाएगा बच्चों नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कल के लेक्चर में मैं यहीं से शुरुआत दूंगा आपको, ये फॉर्मूला कैसे आया इसकी भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये याद कर सकते हैं, अगर मोलर मास का ये वाला फॉर्मूला है, मोलर मास में आई का फॉर्मूला, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इनवर्स रिलेशन होता है। तो जहां नॉर्मल मोलर मास है वहां एब नॉर्मल है, और जहां एब नॉर्मल मोलर मास है वहां नॉर्मल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये भी बता दिया मैंने आपको कि एब नॉर्मल ऊपर क्यों नहीं है इस वाले फॉर्मूले में। इफ योर कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर फ्रॉम एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू शुड नो कि आई का फॉर्मूला नॉर्मल बाय एब नॉर्मल क्यों है मोलर मास के टर्म्स में। और मोलर मास का जिसको रेशियो पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसका इनवर्स पाएगा, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन। तो कल करेंगे वेंटो फैक्टर के क्वेश्चंस, ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स यहां से शुरुआत देंगे आपको इस लेक्चर में। और मुझे उम्मीद है आपको वेंटो फैक्टर अब उतना नहीं डराएगा अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा रिविजिट करें, वीडियो दोबारा देखें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ओके, थैंक यू।